बॉलीवुड की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे हैं जो बस एक नाम नहीं रहते, वो एक पहचान बन जाते हैं, एक दौर की निशानी। ड्रीम गर्ल, ये सुनते ही एक चेहरा एकदम सामने आ जाता है। आज हम भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक हेमा मालिनी के सफर की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये सफर सिर्फ रुपहले पर्दे तक ही सीमित नहीं है, ये भी देखना होगा। इसमें अभिनय की बुलंदियां हैं, शास्त्रीय नृत्य की साधना है और सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन और विरासत की कुछ मुख्य पड़ावों को छूती है, और आज हम इन्हीं बिंदुओं को जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास हेमा मालिनी पर आधारित एक वीडियो स्क्रिप्ट का सारांश है। तो आज का हमारा मकसद इस जानकारी के आधार पर यह समझना है कि आखिर हेमा मालिनी सिर्फ एक कामयाब अभिनेत्री से बढ़कर एक आइकन कैसे बनी और क्यों उन्हें आज भी ड्रीम गर्ल कहा जाता है। चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। ठीक है, तो शुरुआत उनके परिचय से होती है। 16 अक्टूबर 1948 तमिलनाडु में जन्म, और बहुत जल्दी ही उन्हें ड्रीम गर्ल का खिताब मिल गया। ये जानना दिलचस्प है कि ये उपनाम कैसे और क्यों इतनी मजबूती से उनके साथ जुड़ गया। स्रोत यही बताता है कि उनकी सुंदरता, उनकी शालीनता, प्रतिभा, इसने शुरुआत से ही लोगों पर गहरा असर डाला। लेकिन क्या ये सिर्फ बाहरी खूबसूरती थी जिसने उन्हें ड्रीम गर्ल बनाया? शायद उससे कहीं ज्यादा। देखिए, वो दौर भी अलग था और दर्शकों को शायद उनमें वो आकर्षण, वो गरिमा दिखी जो उन्हें सपनों की दुनिया की तरह लगी। ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं थी, बल्कि एक पूरी शख्सियत, एक ऑरा उसकी बात थी जिसने लोगों को मोह लिया। और ये टैग उन्हें उनकी पहली हिंदी फिल्म सपनों का सौदागर, जो 1968 में आई थी, उसके प्रमोशन के दौरान दिया गया था। और फिर तो बस हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। और सपनों का सौदागर में उनका डेब्यू ही कितना बड़ा था, राज कपूर जैसे शोमैन के साथ। तमिल फिल्म इदु सात्यम जो 1963 की थी, उससे उन्होंने शुरुआत जरूर की थी, लेकिन हिंदी सिनेमा में कदम रखना, वो भी राज कपूर के साथ, ये तो किसी भी नए कलाकार के लिए एक सपने जैसा रहा होगा, है ना? निश्चित रूप से। राज कपूर उस समय हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नामों में से एक थे। उनके साथ लॉन्च मिलना सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, बल्कि इंडस्ट्री में एक तरह की मान्यता मिलना था, मोहर लग जाना था। इसने तुरंत हेमा मालिनी को सुर्खियों में ला दिया और ये संकेत दिया कि वो लंबी पारी खेलने आई हैं। इसने उनके लिए एक मजबूत नींव तैयार की, ऐसा कह सकते हैं। और फिर आया 70s और 80s का दशक, जिसे सही मायनों में हेमा मालिनी का दौर कहा जा सकता है। स्रोत में कुछ क्लासिक फिल्मों का जिक्र है, शोले, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, सत्ते पे सत्ता। उफ, ये नाम सुनते ही उनके किरदार आंखों के सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। और इन फिल्मों की खासियत देखिए जरा। सीता और गीता 1972 में दोहरी भूमिका, एक बिल्कुल शांत दब्बूसी और दूसरी एकदम बिंदास चुलबुली। उस दौर में एक अभिनेत्री के लिए इस तरह की भूमिका निभाना और इतनी सहजता से दोनों किरदारों में ढल जाना, ये उनकी एक्टिंग रेंज का बड़ा प्रमाण था। और वो फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला उसके लिए। हाँ, और शोले की बसंती 1975 की, उसको कौन भूल सकता है भला? वो तांगे वाली जो बिना रुके बोलती जाती है। आज भी शोले की बात होती है तो बसंती का जिक्र जरूर आता है। वो किरदार तो जैसे अमर हो गया है। सही कहा। बसंती सिर्फ एक किरदार नहीं रही, वो एक तरह से सांस्कृतिक प्रतीक बन गई। उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ लोगों को भा गया। इन फिल्मों ने उन्हें सिर्फ कमर्शियल सक्सेस ही नहीं दिलाई, बल्कि ये भी दिखाया कि वो हर तरह के रोल में फिट हो सकती हैं। कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, उनकी रेंज काफी वसी थी, ये मानना पड़ेगा। ड्रीम गर्ल फिल्म तो 1977 में उनके उपनाम पर ही बनी थी, और सत्ते पे सत्ता 1982 जैसी मल्टी स्टारर में भी उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। और स्रोत में हाल की फिल्मों में बागबान 2003 का जिक्र भी है, जो दिखाता है कि इतने सालों बाद भी दर्शकों के साथ उनका जुड़ाव कितना गहरा है। जी बिल्कुल। बागबान ने एक मैच्योर एक्टर के तौर पर उनकी प्रासंगिकता को फिर से साबित किया। अच्छा, ये तो हुई अभिनय की बात, लेकिन जैसा स्रोत बताता है, हेमा मालिनी की पहचान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। वो एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना भी हैं।
ये पहलू उनकी शख्सियत को और कैसे समृद्ध करता है? ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य, खासकर भरतनाट्यम, ये सिर्फ एक कला नहीं है, ये एक साधना है। इसके लिए सालों का अनुशासन, समर्पण और रियाज चाहिए होता है। और ये प्रशिक्षण उनके अभिनय में भी झलकता है। उनकी शारीरिक भाषा में, उनके हाव भाव में खास किस्म की गरिमा और नियंत्रण दिखाई देता है। स्रोत ये भी कहता है कि दुनिया भर में उनके नृत्य प्रदर्शन मंत्रमुग्ध कर देने वाले होते हैं। मतलब ये सिर्फ एक साइड हॉबी जैसा नहीं था उनके लिए, ये उनके कलात्मक जीवन का एक केंद्रीय हिस्सा है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी माँ के कहने पर नृत्य सीखना शुरू किया था और इसे हमेशा बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने कई बैले मतलब नृत्य नाटिकाएं भी तैयार की हैं और प्रस्तुत की हैं, जैसे द्रौपदी, मीरा, दुर्गा। ये उनके कलात्मक दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। नृत्य ने उनकी ड्रीम गर्ल वाली छवि को एक और आयाम दिया, एक ऐसी कलाकार जो सिर्फ ग्लैमरस ही नहीं बल्कि पारंपरिक कलाओं में भी पारंगत हैं। और इसने उनकी अपील को और ज्यादा व्यापक बनाया, इसमें कोई शक नहीं। अभिनय में शिखर पर पहुंचना, शास्त्रीय नृत्य में महारत हासिल करना, और फिर कहानी एक और दिशा लेती है, राजनीति। फिल्मों और कला की दुनिया से राजनीति का रास्ता चुनना, ये एक बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये उनके जीवन का एक और अहम अध्याय है। स्रोत के अनुसार वो संसद सदस्य बनी और उन्होंने समर्पण के साथ लोगों की सेवा की। देखिए, भारतीय राजनीति में फिल्म कलाकारों का आना कोई नई बात नहीं है। हमने एमजीआर, एनटीआर, जयललिता से लेकर कई और उदाहरण देखे हैं। लेकिन हर किसी का सफर अलग होता है। हेमा मालिनी का राजनीति में आना दिखाता है कि वो अपनी पहचान को सिर्फ कला तक सीमित नहीं रखना चाहती थी। शायद सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा रखती थी। क्या स्रोत इस बारे में कुछ और बताता है कि राजनीति में उनका योगदान कैसा रहा या अनुभव? राजनीति एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है। इसकी अपनी चुनौतियां और मांगे होती हैं। एक बेहद लोकप्रिय कलाकार का राजनीति में आना हमेशा उत्सुकता और बहस का विषय भी रहा है। ये उनके व्यक्तित्व के एक और पहलू को उजागर करता है। कैमरे के सामने अभिनय करने से लेकर जनता के बीच जाकर उनकी सेवा करने तक का सफर, ये उनकी यात्रा को निश्चित रूप से और बहुआयामी बनाता है। तो हमने उनके सफर के कई पड़ाव देखे, सफल अभिनेत्री, कुशल नृत्यांगना, राजनेता। स्रोत के अंत में उनकी विरासत यानी लेगेसी का जिक्र है। कहा गया है कि हेमा मालिनी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं, सौंदर्य, प्रतिभा और शक्ति का एक आदर्श मिश्रण। ये आदर्श मिश्रण वाली बात काफी वजनदार लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। और उन्हें भारत की शाश्वत ड्रीम गर्ल कहा गया है, इटर्नल ड्रीम गर्ल ऑफ इंडिया। ये शब्द शाश्वत या इटर्नल, ये बहुत गौर करने लायक है। ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये उनके स्थायी प्रभाव की ओर इशारा करता है। इतने साल, इतनी बदलती भूमिकाएं, फिल्मों में, मंच पर, संसद में, लेकिन उनकी अपील, उनका आकर्षण कम नहीं हुआ। ये वाकई सोचने वाली बात है कि किसी कलाकार की विरासत इतनी स्थायी कैसे बनती है। क्या यह सिर्फ उनकी शुरुआती ड्रीम गर्ल वाली छवि है जो आज तक कायम है, या कुछ और भी है? या फिर उनकी ये बहुमुखी प्रतिभा, अभिनय, नृत्य, सार्वजनिक जीवन, ये सब मिलकर इस शाश्वत छवि को बनाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। शायद ड्रीम गर्ल का टैग उनकी पहचान का शुरुआती बिंदु था, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन सिर्फ उस टैग के सहारे इतने दशकों तक टिके रहना मुश्किल होता है। उनकी फिल्मों में दिखाई गई अभिनय क्षमता, सीता और गीता जैसी फिल्मों में यादगार परफॉर्मेंस, शोले की बसंती जैसा अमर किरदार, इन सब ने उस शुरुआती छवि को और मजबूत किया होगा। वो सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार नहीं रह गई, बल्कि एक संजीदा कलाकार के रूप में भी स्थापित हुई। और फिर राजनीति में आकर उन्होंने अपनी सार्वजनिक पहचान को और विस्तार दिया। तो हाँ, शायद ये शाश्वत छवि इन सभी पहलुओं के मिलने से बनी है। एक ऐसी शख्सियत जिसने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई और लगातार प्रासंगिक बनी रही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हेमा मालिनी की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं है। ये कहानी है प्रतिभा की, जिसने उन्हें अभिनय में ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये कहानी है कला के प्रति समर्पण की, जो उनके नृत्य में झलकता है। और ये कहानी है अपनी पहचान को विस्तार देने की, जो उनके राजनीतिक सफर में दिखाई देता है। बिल्कुल सही कहा। ड्रीम गर्ल का टैग उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उनकी पूरी कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी और कई परतों वाली है। ये दिखाती है कि कैसे कोई कलाकार अपनी कला, मेहनत और बदलते समय के साथ खुद को ढालने की क्षमता से एक स्थायी विरासत बना सकता है। उनकी कहानी सिर्फ ग्लैमर या सफलता की नहीं, बल्कि निरंतर विकास और बहुमुखी प्रतिभा की कहानी है। तो ये सब जानकर मन में एक विचार आता है।
स्रोत उन्हें शाश्वत ड्रीम गर्ल कहता है, लेकिन उनकी पूरी यात्रा अभिनय, नृत्य, राजनीति को भी सामने रखता है। हाँ, और यहीं पर वो अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है जिस पर गौर किया जा सकता है। क्या किसी कलाकार की ये शाश्वत अपील, उनकी स्थायी लोकप्रियता सिर्फ उनकी कला जैसे कि अभिनय या उनकी शुरुआती ड्रीम गर्ल वाली छवि से तय होती है, या फिर उनके व्यक्तित्व और सार्वजनिक जीवन के दूसरे पहलू जैसे हेमा मालिनी के मामले में उनका शास्त्रीय नृत्य या उनकी राजनीतिक भूमिका भी इस स्थायी छवि को गढ़ने में बराबर का योगदान देते हैं? ये अलग अलग भूमिकाएं, अभिनेत्री, नृत्यांगना, राजनेता, ये कैसे एक दूसरे से जुड़कर या कभी-कभी शायद टकराकर भी एक ऐसी आइकॉनिक हस्ती का निर्माण करती हैं जिस पर वक्त का असर कम होता है। ये सोचने वाली बात है कि एक पब्लिक फिगर की स्थायी विरासत किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है।